अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि डलहौजी यूनिवर्सिटी नोवा स्कोशिया प्रोविंस के अंदर डीवीएम या एनिमल साइंसेस के बाद कौन सी डिग्री में आप स्कॉलरशिप एडमिशन ले सकते हैं। वो मास्टर भी है और पीएचडी भी है। एमएससी और पीएचडी दोनों ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन आ जाती है, कैटल भी, पोल्ट्री भी, एनिमल बिहेवियर में कैटल बिहेवियर हमारे लिए है, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, शीप, बीफ, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मिंक और पोर्क भी होता है, लेकिन वो हम पाकिस्तानियों के लिए उस तरह यूज़फुल नहीं है, बट लोग कर लेते हैं अगर करना हो किसी ने। एनिमल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इसमें कुछ खास नहीं है। फिजियोलॉजी में सीट आ जाती है और एक्वाकल्चर में होती है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तानियों को इस पे ग्रिप नहीं होती, इसलिए फिर इस पे भी नहीं आती। तो अब हम चलते हैं इसके बाद यहाँ से, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आपने ग्रेजुएट प्रोग्राम में आना होता है, और ग्रेजुएट प्रोग्राम में आके आपने ग्रेजुएट स्टडीज़ में आके अगर एमएससी ढूंढनी है, पीएचडी ढूंढनी है, वो आप देख सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सेम प्रोसीजर होता है, बस ये वेबसाइट का इंटरफेस डिफरेंट होता है। इसके बाद क्योंकि कनाडा के अंदर सिर्फ तभी स्कॉलरशिप मिलता है अगर सुपरवाइजर आपको एक्सेप्ट करे। सुपरवाइजर एक्सेप्ट ना करे तो कनाडा में स्कॉलरशिप नहीं मिलता। फिर आपने आ जाना होता है फैकल्टी एंड स्टाफ पे। जो फैकल्टी एंड स्टाफ में आपने देखना है कि आपसे रिलेटेड कौन सा प्रोफेसर है। पहले तो है वो असिस्टेंट या एसोसिएट लेवल या फुल प्रोफेसर होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर ना हो, प्रोफेसर होना चाहिए। उसके बाद आपने देख लेना है कि इसमें कौन सा आपकी फील्ड से रिलेटेड है। लाइक इंस्ट्रक्टर है तो हम प्रोफेसर को अप्रोच करते होते हैं, इंस्ट्रक्टर को नहीं करते। फिर आपने एक ओवर गो इसको कर लिया पेज को, फिर आपने इसमें से अपने इंटरेस्ट वाले प्रोफेसर ओपन कर लिए। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पे। अगर आपने डीवीएम किया और अब आपका इंटरेस्ट है कि आपने एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में आना है, तो आप वो फैकल्टी मेंबर ओपन करेंगे जो जिनका बैकग्राउंड एनिमल ब्रीडिंग का है और वो अब आगे यही पढ़ा रहे हैं। तो उसमें ये एक बिग नेम है डॉक्टर यूनुस मेयार का। उसके बाद आपने देख लेना है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, उसकी रिसर्च एरिया कौन सा है। लाइक आप जिनोमिक्स को पसंद करते हैं या क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को, उस हिसाब से आप अगर इसमें भी अदरवाइज आपको बस यही देखना है कि जेनेटिक्स जिनोमिक्स है, तो आप मास्टर्स में तो आ जाओगे। पीएचडी के लिए आपको थोड़ा और डीपली जाना पड़ेगा इन चीज़ों के अंदर कि उनकी समरी क्या है, उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ से किया है, उनकी पब्लिकेशंस में फोकस किसके ऊपर है। अगर मास्टर्स में आप आ रहे हो तो इसको गो थ्रू कर लेना अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि फ्यूचर का क्या ऑप्शन है। अगर आप पीएचडी में आ रहे हो फिर तो जो आपका अपना रिसर्च एरिया, आपने स्पेसिफिकली उसको अलाइन करना है इसके रिसर्च एरिया से, इसलिए आपको ज़रा ज़्यादा डीप करनी पड़ेगी रिसर्च। और उसके बाद हर लाइक अगर मैं इसको क्लोज जैसे फंडिंग को ओपन करता हूँ, तो इसको ये ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग कर रही है। अगर अवेलेबल पोजीशन ओपन करके फिर देखनी है, देर आर सम ग्रेजुएट स्टूडेंट पोजीशन इन द एरिया ऑफ एनिमल जीनोमिक्स, प्लीज सेंड योर सीवी टू डॉक्टर मियार ईमेल। इसमें अब सीवी हो, 2 पेजेस की सीवी, 3 की मैक्सिमम होनी चाहिए। शुरू में आपकी एजुकेशन और अपना क्या कहते हैं इंटर्नशिप और जॉब, और सेकंड पेज पे मस्ट मस्ट पब्लिकेशन होनी चाहिए आपकी, जो 1 2 3 4 जितनी भी पब्लिकेशन हो वो मस्ट होनी चाहिए अगर आपने पीएचडी में आना है। और अगर आपने मास्टर्स में आना है उसके लिए 1 2 पब्लिकेशन में आपको ऑथर या कोई ना कोई ऑथर हो, वो जरूर मौजूद हो, तब ये आपको रखेंगे। क्योंकि ये जो कनाडा में मास्टर्स होता है ये टोटल रिसर्च बेस होता है, टोटल इसमें लिखने वाला काम होता है, रिपोर्ट राइटिंग, थीसिस राइटिंग, आर्टिकल पब्लिकेशन, सारा फोकस इसी पे होता है। इसलिए ये वो बंदा पिक करना पसंद करते हैं जिसने पहले पब्लिकेशन की हो। तो पब्लिकेशन में भी प्रेफरेबल कैनेडियन जर्नल्स हैं, फिर अमेरिकन जर्नल्स हैं, फिर यूरोपियन जर्नल्स हैं, जिनका हाई इम्पैक्ट फैक्टर है या जो जिसमें इन लोग ये लोग पब्लिश करते हैं। अगर आप उसमें करें तो क्या बात है। अदरवाइज अगर हम उन जर्नल्स में आ जाएं जिनमें यूजली पाकिस्तानी हम लोग पब्लिश करते रहते हैं, वो भी ठीक है, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, बट ये कह रहा हूँ कि जिसको ये लोग प्रायोरिटी देते हैं उस जर्नल को अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये होता है कि अगर बताएगा कोई बंदा कि मेरा कैनेडियन जर्नल ऑफ वेटरनरी साइंस में, एनिमल साइंस में पब्लिश है, या मेरा लाइक अमेरिकन जर्नल में पब्लिश है, तो उसका बताना और उसका टाइटल बता देना एक बंदे के लिए इनफ होता है यकीन करना कि अच्छी पब्लिकेशन है। अगर वो जी कहेंगे मेरा एक लोकल या एक अभी न्यू जर्नल बनाया है उसमें पब्लिश मैंने अभी अभी किया है, फिर वो थोड़ी सी आ जाती है जहन में कि
आर्टिकल पूरा पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, काम क्या है। ये तब की बात है जब आपने कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो। इस स्टेज पे जब आप बैचलर्स में हैं या अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं तो पब्लिकेशन होना ही दैट इज इनफ। बट जब आप एक दो चार पब्लिकेशंस कर लें बेसिक, उसके बाद अच्छी पब्लिकेशन करने के लिए आपको डीप जाना पड़ेगा, जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इन प्रोफेसर्स की लैब भी होती है, लाइक किसी डॉक्टर यूनुस मेहर की लैब है, इस पे आप जाके भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इसने कोई इंफॉर्मेशन दी है अपने मतलब क्या पढ़ा रहा है और किस तरह ये सब है। तो इसमें पोजीशंस पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि वो हायर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वहाँ पे ना हो तो यहाँ से मिल सकता है। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में दूसरे प्रोफेसर हैं डॉक्टर गदर मुनफ्याजर। तो इनका काम भी आप देख सकते हैं, बीफ पे है, कैटल पे है, फीड एफिशिएंसी, ग्रीन हाउस वगैरह पे है इनका काम, न्यूट्रिशन पे भी। तो इन्होंने मेरा ख्याल एंड पे नहीं दिया हुआ कि हायर करें या नहीं करें, बट ये है कि आप इनको भी अप्रोच कर सकते हैं प्रॉपर वे में। अप्रोच कैसे करना है वो मैं वीडियो के end पे बताऊंगा। इसके अलावा एक ये प्रोफेसर डॉक्टर रबीका है। इनका जो काम है वो एनिमल अडेप्टेशन, स्ट्रेस और एनिमल हस्बेंड्री वेलफेयर पे है। अगर आपका इंटरेस्ट इनके अंदर है, इन चीज़ों में है, तो आप इनकी पब्लिकेशंस को पढ़ के थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि ये क्या कर रही हैं। तो उस जैसा कवर लेटर सीवी बना के आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा ये इनका रूमिनेंट प्रोडक्शन के ऊपर है, डेयरी सिस्टम पे है, मिल्क क्वालिटी पे है। ये कोर्सेज पढ़ा रहे हैं तो आप इनको भी रब्ता कर सकते हैं इनसे। इसके अलावा डॉक्टर एलिसा हैं। इनका काम, इनको इनकी जो पब्लिकेशंस हैं वो आई गेस, लाइक ये कैनेडियन वेटरनरी जर्नल का मैं नाम ले रहा था, इसमें पब्लिकेशन हुई हो तो पता होता है कि ये इनको इस जर्नल में आर्टिकल को रिव्यू करने वाले यूरोपियन, कैनेडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन लोग होते हैं जो हाई लेवल रिव्यू करते हैं। ट्रांसपोर्ट वर्सेस ऑन फार्म स्लॉटर ऑफ बाइसन, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, एनिमल वेलफेयर, वाइडेबल ट्रिमलोसिस। सो इनसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट इनके साथ मैच कर रहा हो। ये आई गेस मोनोगैस्ट्रिक न्यूट्रिशन में आ जाती हैं, तो ये पोल्ट्री के हवाले से इनका, अगर आप पोल्ट्री न्यूट्रिशन वाले हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं डॉक्टर फ्रेजर। इनका इंटरेस्ट इम्यूनोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी में है। इफेक्ट्स ऑफ सबलीथल क्लोरोपायरोफास एक्सपोजर ऑन पोस्ट लार्वा अमेरिकन लॉबस्टर, और आई गेस फिश में पिक्चर्स पे चल रहा है। सो आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो। और देन इसमें ये प्रोफेसर हैं, इनका जो इंटरेस्ट है एनिमल फिजियोलॉजी में है। अगर आप फिजियोलॉजी पहले पढ़ें या पढ़ेंगे, सॉरी, अगर आप बीएस फिजियोलॉजी वाले हैं या डीवीएम वाले हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप फिजियोलॉजी में इंटरेस्टेड है। और डॉक्टर डिबोरा, इनका काम पोल्ट्री पे है, तो आप इनसे अप्रोच कर सकते हैं इनको पोल्ट्री के लिए। अब अप्रोच कैसे करना है वो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको जो एडमिशन के लिए चाहिए उसमें आइल्स चाहिए 7 बैंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। आइल्स के बाद आपको यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, पहले आपने कोई पब्लिकेशन की होनी चाहिए, मस्ट मस्ट। और थर्ड चीज़, आपने रिसर्च अपना क्या कहते हैं, सीवी अच्छी बनानी है, 2 से 3 पेजेस की सीवी हो, और रिसर्च बेस सीवी आपकी होनी चाहिए जिसमें रिसर्च को ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ हो कि आपको आपने क्या क्या रिसर्च की हुई है वो उसमें ज़्यादा बताई हो। और नंबर फोर्थ इसमें क्या आता है, आपने कवर लेटर बनाना है जिसके शुरू में आपने लिखना है कि मेरा ये तारुफ है और मैंने ये काम पहले किया है और ये मेरी स्किल्स हैं, और आपकी लैब ये काम कर रही है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं फ्यूचर में अपना एमएससी या पीएचडी करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगली बात आती है कि इफ़ यू आर हायरिंग नाउ देन लेट मी नो, आई वांट टू कंटिन्यू माई जर्नी और माई एमफिल पीएचडी विद यू। और इफ़ यू विल हायर इन फ्यूचर, please let me know when any position will be available in your lab so that I can wait and make and use my time in efficient way। so जो टाइम भी मतलब बचता है उसके लिए आप efficiently यूज करो। इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये होता है कि प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट आया हुआ है
उसने लिंक्डइन के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर या यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर उसने ऐड दे दी कि आई नीड एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट एज ए रिसर्च असिस्टेंट इन माय दिस प्रोजेक्ट, दिस फंडिंग विल बी गिवन, दिस इज द डेडलाइन। दिस इज, इसे हम कहेंगे एग्जिस्टेड प्रोजेक्ट। दूसरा होता है जिसके अंदर हम प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं, उसे कहते हैं कि मेरे पास ये रिसर्च आइडिया है, मुझे काइंडली रिसर्च प्रपोजल शेयर करना पड़ता है, ये रिसर्च प्रपोजल है, काइंडली मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो फिर वो कहता है कि मेरे पास अभी सीट नहीं है, लेकिन मेरा एक प्रोजेक्ट पेंडिंग है, अगर वो अप्रूव हो गया फिर मैं हायर करूंगा, तो मुझसे आप जनवरी में या जून में या दिसंबर में रब्ता करना, डिपेंडिंग ऑन जब भी उसके पास अवेलेबल होगा। तो फिर आप उस पर्सन को शॉर्टलिस्ट कर लेते हो और उससे दोबारा अप्रोच करते हो जब जब उसने बोला हो। तो बात का मतलब ये है कि प्रोफेसर को प्रोफेशनली बहुत अच्छे वे में पहली दफ़ा अप्रोच करो और उसे विंडो दो कि वो आपको जब फ्री हो और जब पॉसिबल हो उसके पास की पोजीशन, उसका ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दे, जब वो फ्री हो तो वो आपको रिस्पॉन्स कर दे। और जब भी ईमेल करो ग्रामरली से उसको बिल्कुल करेक्ट करो, या क्लिपबोर्ड की जो ग्रामर चेकिंग होती है उसमें से ग्रामर सेट करो, या किसी अपने फ्रेंड से ग्रामर चेक कराओ, बट चैट जीपीटी से ग्रामर उसकी इम्प्रूव करके ना भेजो, क्योंकि प्रोफेसर को ये फील आती है कि पहले दिन से चैट जीपीटी से काम चला रहा है, तो ये बाद में भी इसकी राइटिंग स्किल अपनी ज़ाती अच्छी नहीं है। और वो ग्रामरली और किलबोर्ड इतना पकड़ा नहीं जाता। बट ये है कि लाइक कि जब आप बैचलर कर रहे होते हो या आपने एमएससी भी की हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, स्पेशली ईमेल के केस में। सो हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, बट जब आप रिसर्च करो, रिसर्च पब्लिकेशन लिखो, उसमें बेहतर है कि नाइन कोशिश करो खुद से सारा होना चाहिए किसी भी तरह की एक्सटर्नल एड के अलावा। बट इनिशियली लेवल सही तरह से ईमेल भेजना प्रोफेसर को कि उसको सही समझ आ जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें जब आपका एडमिशन हो जाएगा, सॉरी, जब प्रोफेसर एक्सेप्टेंस देगा तो आपको फंडिंग लेटर भी शेयर होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पर ईयर इतनी फंडिंग है। उस फंडिंग से पहले आपकी फीस कटेगी पूरे साल की, फिर जो पीछे बचेंगे पैसे वो आपको मिला करेंगे, 12 महीनों पे तकसीम होकर हर महीने वो पैसे मिलेंगे। और उसकी कितनी फीस वगैरह वो हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे दी होती है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी मगजमारी करके, थोड़ा सा जहन खपा के यहाँ से मालूमात आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा फी कैलकुलेटर भी मौजूद है, अगर आप उस पर जाते हैं कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन में आना है, और जो मेरा प्रोग्राम है वो एग्रीकल्चर साइंसेज में मैं मास्टर कर रहा हूँ। और मैंने फुल टाइम स्टूडेंट होना है यहाँ पे, आप फुल टाइम स्टूडेंट होंगे अगर आप फंडिंग ले रहे हैं। और मैंने ऑफ कैंपस रहना है, कैंपस के अंदर मैंने रेजिडेंस नहीं लेनी, और मैंने उनसे मील प्लान भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। तो मेरी जो ट्यूशन फीस है वो 10,650 है साल की। और जो ये इंटरनेशनल लिखा है, ये जो लोगों के पास यहाँ की शोहरियत नहीं होती, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होती, और यहाँ पे कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं होती, उनको ये फीस पड़ती, या वो किसी वर्क परमिट पे, या वो किसी पीएनपी या किसी स्पेशल इमिग्रेंट इमिग्रेशन प्लान के थ्रू ना आए हों, तो वो सब लोग, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आया हूँ, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ सिर्फ स्टडी वीज़े पे, तो जो इंटरनेशनल फीस है ये पड़ जाती है $7,613 पर ईयर। अगर और अगर आप यहाँ के कनाडा के पाकिस्तानी हो, यहाँ पे पीआर हो चुकी है, फिर ये नहीं पड़ेगी आपको। तो खुद ही हिसाब लगाएं कि इस साल में जिसने 7,500 भरना है, वो ये ना भरे तो उसको महीने का कम से कम 700 या $650 तो बच रहा है, और वही उसकी मकान का किराया निकल जाता है इतने में। लेकिन हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये भरना पड़ता है। अलबत्ता अगर आपका स्कॉलरशिप आपको यूनिवर्सिटी दे रही है 23,000, सपोज आपका प्रोफेसर आपको ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप पे स्कॉलरशिप दे रहा है $23,150 सपोज, तो इन आपके हाथ में जो पैसे आएंगे एक्सपेंसेस के लिए वो जीरो आएगा, क्योंकि ये सारे पैसे यूनिवर्सिटी का कट कर लेगी। मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप बुक एंड सप्लाईज ना लें तो 2700 बच जाए, 2700 तकसीम 12 हो तो ये बचता है पीछे $200 तकरीबन। तो महीने का आपको 200-250 आया करेगा, अगर प्रोफेसर आपको इतनी फंडिंग देता है मास्टर्स में। अगर वो देता है 30,000 फंडिंग, तो यानी कि 7,000 बढ़ गया, और 12 महीने, तो आपको महीने का सपोज में भी 600-700-800 तक आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे कनाडा में फंडिंग इस तरह होती है, सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आपको जस्ट सुपरवाइजर से कंफर्म करना है कितनी फंडिंग दे रहा है और यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, उनको माइनस करके जो पीछे बचे हैं वो आपका स्कॉलरशिप है। अब आप इसको फुली फंडेड कह लो, पार्शली फंडेड कह लो, जो भी कह लो, ये होता है, दैट्स इट।
सो अप्लाई कैसे करना है? अपने प्रोफेसर को सबसे पहले अपनी कवर लेटर, सीवी और प्रॉपर ईमेल में भेज के उसे कह देना है कि मैं आज भी अवेलेबल हूँ, कल भी अवेलेबल हूँ और 6 माह बाद भी अवेलेबल हूँ, लाइक के मुझे आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड, जैसे ही आपके पास कुछ आएगा, कोई ऑप्शन आएगा, तो आई एम अवेलेबल, बट प्लीज इफ यू कुड लेट मी एनी डेडलाइन और एनी एक्सपेक्टेशन। क्योंकि आपको इलम में होना चाहिए, मेरा सुपरवाइजर है। जब उसने ऐड दी थी पिछले साल, तो मैंने अप्लाई किया, मैं हायर हो गया हूँ, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अभी तक मेरे सुपरवाइजर के पास 2 साल एमएससी का प्रोजेक्ट अभी तक और नया नहीं आया, या 4 साल पीएचडी का पूरा प्रोजेक्ट उसके पास अभी तक नहीं आया। अभी जो पिछले साल हम सिलेक्ट हुए थे, अभी हमारे प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, हमारे ये खत्म होंगे इंशाल्लाह, 1-2 साल में खत्म होंगे। तो जब ये खत्म होने वाले होंगे, उससे पहले पहले वो नया प्रोजेक्ट अपना, तब तक उसका नया प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा, न्यू फंडिंग आ जाएगी, उसे फिर स्टूडेंट चाहिए होगा, तो वो फिर हायर करेगा। बात का मतलब ये है कि अगर आप मुझे ये कहें जी अभी अपने सुपरवाइजर से पूछो और हमें एडजस्ट कराओ, तो डेट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हाँ, आपको, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास सब कुछ है, प्लीज मुझे रखवाओ, फिर भी वो नहीं रख सकता। क्यों? उसने आपसे एक रिसर्च करवानी है, आपसे 1 से 2 चैप्टर मैन्युस्क्रिप्ट या रिसर्च आर्टिकल लिखवाने हैं, वो फिर पब्लिश होंगे या वो पब्लिश के लिए जमा होंगे, थीसिस बनेगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी डिग्री देगी। तो अगर उसके पास प्रोजेक्ट ही नहीं है और आप कहेंगे मेरे पास पैसे भी हैं, मैं फीस भी भरूंगा, सब कुछ करूंगा, जब प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट ही नहीं है, वो आपको किस में रखेगा और आपसे क्या रिसर्च करवाएगा, कैसे आपका वो काम आगे चलवाएगा? सो इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं होता सिवाय इसके कि सुपरवाइजर एक प्रोसीजर से गुजरा होता है, प्रोफेसर, जिसमें वो ग्रांट लिखता है, ग्रांट सबमिट करवाता है, प्रपोजल की, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, ग्रांट मिल गई, फिर वो जाके बंदे को रखता है। सो इसके लिए हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें प्रोफेसर से इन टच होना चाहिए। जो मेरे साथ लड़के एमफिल कर रहे हैं, मैं भी वैसे एमफिल कर रहा हूँ, और मेरे साथ एमएससी कर रहा हूँ, जो मेरे साथ लड़के एमएससी कर रहा है, उसने 2020 में रब्ता किया था सुपरवाइजर से, जिस सुपरवाइजर के पास मैं हूँ, इसी से 2020 में रब्ता किया था। 2020 में सुपरवाइजर ने उसे रिप्लाई दिया था कि 2021 जनवरी में मेरे पास मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, मुझसे कांटेक्ट करना जनवरी में। तो जनवरी में सुपरवाइजर ने उसे खुद ईमेल की कि मुझे प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, तुम अप्लाई करो आगे। 21 में उसने बताया, फिर वो प्रोजेक्ट होगा डिले किसी वजह से। 22 की जुलाई में प्रोजेक्ट शुरू होना था, फिर वो दोबारा डिले हो गया, तो वो शुरू हुआ कि अब जो 2023 में। सो 1-2 साल उस बंदे ने वेट किया, लेकिन प्रोफेसर उसको दरमियान दरमियान में कोई ना कोई असाइनमेंट दे ही रखता था कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करके ये डाटा एनालिसिस करके दिखाओ, चेक करने के लिए कि उस बंदे की स्किल्स कितनी है। सो कहने का मतलब ये, कभी कभी ये भी होता है, आप सीवी में लिखते हो कि मुझे आर आता है, पाइथन आता है, ये आता है, वो आता है, सब कुछ आता है, मुझे रखो, मुझे सेलेक्ट करो। कभी कभी उनके पास असाइनमेंट्स पड़ी होती हैं प्रोफेसर के पास, क्लास वाली, जो वो क्लास में देते हैं बच्चों को, क्लास स्टूडेंट्स को, तो वो फॉरवर्ड कर देते हैं कि अगर आपको आता है तो ये डाटा एनालिसिस करके भेज कर चेक कराओ। अगर उनके पास 10 कैंडिडेट हो, उन्होंने एक सिलेक्ट करना हो टॉप का। अगर आप, लाइक हम डीवीएम वाले हैं, वेटरनरी मेडिसिन वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने की वजह से एक्सपोजर हो जाता है, तो हमारे लिए स्पेसिफिक जो फील्ड्स होती हैं वो अच्छी हमारे लिए साबित हो जाती हैं। लाइक इन कंट्रीज़ में डीवीएम वाले उतने ज़्यादा नहीं होते जितने हम हमारे कंट्री में है। तो हमें वो, जैसे मुझे प्रेफर किया गया था इस प्रोजेक्ट में कि प्रोजेक्ट का पार्ट है पैरासाइटोलॉजी वाला, मैं वेटरनरी मेडिसिन ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मुझे पैरासाइटोलॉजी का पता होगा, तो उन्होंने मुझे प्रेफर किया, डेट्स इट। इसके अलावा मेरी पब्लिकेशन भी थी, सारा कुछ वो A to Z होना चाहिए, वो नहीं होगा तो आप सफ़र करेंगे, सुपरवाइजर को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपसी तरह काम नहीं होगा। इसलिए अगर आपका बाहर का प्लान है, तो एज सुन एज पॉसिबल पब्लिकेशन पे काम कर लें, सीखें उनको। पब्लिश हो ना हो एक अलग बात है, पहले उनको सीखें, आपको स्किल आ जाए, लिखें, फिर पब्लिश की तरफ जाएं। पहले पहले लिखने का तरीका तो आपको होना चाहिए ना। सो दैट्स इट। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं स्पीड स्पीड से बोल रहा हूँ, लंबी वीडियो पे फिर देखने का भी दिल नहीं करता, और बातें जब ज़्यादा हो जाती हैं वो समझ भी नहीं आती। सो यहाँ तक बताने का पर्पज़ यही था कि मेरी यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई करना है, मैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, डलहौजी यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या आपको करना चाहिए वो मैंने सारा बता दिया है। और ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कनाडा में शायद 13वें नंबर पे है, दुनिया में टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। और अपना डलहौजी एट ग्लांस में देखो, तो 20,000 प्लस स्टूडेंट हैं इसके अंदर। 15वीं यूनिवर्सिटी है कनाडा के अंदर, 200 से ज़्यादा डिग्रियां देती है, 13 फैकल्टी प्रोग्राम है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। और डेट्स इट। होप सो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।